Okay, so the next part of the human digestive system is the esophagus. Esophagus एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मस्कुलर है। इसके अंदर भी वही 4 लेयर्स होती हैं जो कि म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस और सीरोजा है। और ये स्टार्ट होता है फेरिंक्स से और ये एंड हो जाता है स्टमक के ऊपर। और इन्हीं दो एंड्स के ऊपर जो है वो एक खास तरह के इसके अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं, दैट इज नोन एज ए स्फिंक्टर। तो एक जो है वो अपर एंड के ऊपर होता है जहाँ पे फेरिंक्स और एसोफेगस मिलते हैं, वहाँ पे अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर मौजूद होता है। ये स्फिंक्टर असल में एक तरह का दरवाजा होता है जो कि चीज़ों का पैसेज जो है उसको कंट्रोल करता है। और जहाँ पे एसोफेगस जो है वो स्टमक के साथ मिलता है तो वहाँ पे बनता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। खैर इसमें नहीं नजर आएगा, वो यहाँ पे नजर आएगा। तो वहाँ पे होता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये दो तरह के कंट्रोलर होते हैं जो कि एसोफेगस के एंड के ऊपर, दोनों एंड्स के ऊपर मौजूद होता है। एसोफेगस जो है ये बिल्कुल यूरेटर की तरह है। जिस तरह किडनी से जो यूरिन निकलता है वो फिर उसके अंदर कोई फिर चेंज नहीं आता। जब खैर उस यूरिन में तो खैर कोई चेंज नहीं आता पूरे रास्ते, लेकिन यह है कि जिस तरह यूरेटर का काम होता है कि यूरिन को किडनी से निकाल के ब्लड तक पहुंचाना, बिल्कुल इसी तरह एसोफेगस का काम होता है। जो भी फूड है उसे ओरल कैविटी के बाद फेरिंक्स से लेकर स्टमक तक पहुंचाना। ना तो यहाँ पे कोई मैकेनिकल डाइजेशन होती है ना कोई केमिकल डाइजेशन होती है। एसोफेगस का जो है वो कोई रोल डाइजेशन के अंदर नहीं है, ये सिर्फ पाथवे है, ये सिर्फ पैसेज है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ खाना जो है वो पहुंचाना होता है। अगर आप इमेज को देखेंगे तो ये पोस्टीरियरली मौजूद होता है। ये अगर इंसान इस तरह से है तो ये वाला एरिया जो है ये एंटीरियर कहलाता है आगे की तरफ, और ये वाला एरिया जो है ये पोस्टीरियर कहलाता है। तो पोस्टीरियरली आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारा पीछे की तरफ मौजूद होता है पोस्टीरियरली। तो वर्टिब्रल कॉलम के बाद, वर्टिब्रल कॉलम के आगे जो है ये एसोफेगस मौजूद है, और एसोफेगस के आगे जो है वो ट्रैकिया है। तो मतलब आगे से पीछे की तरफ अगर मैं देखूं तो सबसे आगे जो है वो ट्रैकिया है, फिर उसके पीछे एसोफेगस है, फिर उसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम है या स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये दो चीजों के दरमियान में होता है। आगे की तरफ इसके ट्रैकिया मौजूद है एंटीरियरली, और इसके पीछे की तरफ जो है वो स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है जो कि वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में मौजूद है। इंटरनली जो है इसके अंदर लुब्रिकेशन होती है, म्यूकस इसके अंदर भी मौजूद होता है। म्यूकोजा जो है ना वो कुछ सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और पेरिस्टाल्सिस के थ्रू जो है वो ये फूड को आगे पुश करता रहता है। ये पेनिट्रेट करता है डायफ्राम को, ठीक है। यहाँ पे आपका डायफ्राम है, ठीक है, दिस इज द डायफ्राम। तो ये पेनिट्रेट करता है डायफ्राम को। डायफ्राम के अंदर एक होल होता है जिसके थ्रू एसोफेगस जो है वो निकल के आता है, क्योंकि जो स्टमक है वो डायफ्राम के नीचे मौजूद है, और फिर ये एंटर कर जाता है स्टमक के अंदर। तो एसोफेगस का कोई रोल जो है वो डाइजेशन के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये पैसेज वे के तौर पे, रास्ते के तौर पे बिहेव करता है। स्टमक की अगर हम बात करें तो अगेन मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जे शेप स्ट्रक्चर है। आगे की तरफ या ऊपर की तरफ ये कनेक्टेड होता है एसोफेगस से, और नीचे की तरफ या पोस्टीरियरली पीछे की तरफ जो है ये ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है जो कि इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। स्टमक की लोकेशन क्या होती है? एसोफेगस तो बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। स्टमक जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद है, राइट साइड के ऊपर लिवर मौजूद होता है, दरमियान में पेनक्रियाज होता है। यहाँ पे जो है ना वो पेनक्रियाज मौजूद होता है, ठीक है। ये स्टमक है, स्टमक के यहाँ पे स्प्लीन मौजूद होती है। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। अगर उस डायग्राम में देखें, शायद दिया हुआ अच्छे से, हाँ, तो दिस इज द डायग्राम। सेंटर में एसोफेगस है, राइट साइड के ऊपर लिवर मौजूद है, लेफ्ट साइड पे स्टमक मौजूद है, ये दरमियान में पेनक्रियाज मौजूद है, और यहाँ पे स्प्लीन मौजूद होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे स्टमक की। लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। स्टमक के टॉप के ऊपर जो है वो डायफ्राम है, यानी डायफ्राम के बिल्कुल नीचे जो है वो स्टमक लगा हुआ होता है। ये खाना रिसीव करता है एसोफेगस से, और अगेन इसकी भी दो ओपनिंग्स हैं। एक रिसीविंग एंड है जो कि एसोफेगस और इसके दरमियान में है, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है जिसको आप कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, और एक हिस्सा जो है इसका वो है कि जहाँ से खाना आगे इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। ये एरिया भी गार्डेड होता है, यहाँ पर भी एक तरह का स्फिंक्टर, एक तरह का दरवाजा मौजूद होता है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो इसके अंदर भी यहाँ पे दो स्फिंक्टर्स मौजूद हैं। तो स्फिंक्टर्स का काम ये होता है कि ये आगे की तरफ कंट्रोल अमाउंट में चीजें छोड़ते हैं, और दूसरा ये है कि ये बैक फ्लो को रोकते हैं। देखिए हम चाहते हैं कि खाना जो है वो स्टमक के अंदर ही रहे, क्योंकि इसके अंदर एसिड मौजूद होता है, ठीक है। तो एसिडिक फूड जो है, अब ये हम नहीं चाहते कि ये वापस पीछे की तरफ आए, क्योंकि एसोफेगस जो है वो एसिड को हैंडल करने के लिए नहीं है। एसोफेगस की जो लाइनिंग है वो एसिड को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और जिन लोगों के अंदर ये जो स्फिंक्टर है जिसको आप लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, जिन लोगों के अंदर ये स्फिंक्टर ठीक से काम नहीं करता,
उनके अंदर जो इसोफेगस है वो डैमेज हो रहा होता है मुसलसल, और जब ये बहुत ज्यादा डैमेज होता है तो एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि ये कैंसर फॉर्मेशन हो जाए यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया के अंदर, इस इसोफेगस के लोअर एंड के ऊपर कैंसर फॉर्मेशन तक हो सकती है, बिकॉज इसकी जो लाइनिंग है यहाँ पे वो प्रोटेक्शन नहीं है जो कि स्टमक के अंदर प्रोटेक्शन है एसिड से बचने के लिए। तो जो स्फिंक्टर्स हैं, एक तो ये फॉरवर्ड फ्लो को कंट्रोल रखते हैं, यानी जैसे ये स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, तो ये सारा का सारा खाना एक ही बार में इंटेस्टाइन में नहीं जाने देता, तो ये फॉरवर्ड फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं, और दूसरा ये बैकवर्ड फ्लो को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। स्टमक जो है वो मेन ऑर्गन है पूरे इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। डाइजेशन का जो मेन ऑर्गन है वो स्टमक है, इंटेस्टाइन इसी तरह से मेन ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन है। तो यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग वॉल्स हैं, मस्कुलर वॉल्स हैं, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन से मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, कंप्रेशन भी होती है, और केमिकल डाइजेशन भी होती है जो कि एंजाइम्स की मदद से होती है। इसके अंदर ये स्टोरेज के तौर पर भी बिहेव करती है, खाना जो है वो कई घंटों तक जो है वो इसके अंदर मौजूद रहता है और आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है आगे, ताकि आराम से उसकी प्रॉपर डाइजेशन हो सके, इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो सके और अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके। डाइजेशन के बाद जो हमने ऊपर देखा था तो बोलस था, बोलस जो है वो अब यहाँ से जब डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट होने के बाद जो यहाँ से पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है दैट इज नोन एज काइम, और ये काइम जो है ये आगे इंटेस्टाइन के अंदर स्लोली रिलीज किया जाता है। स्टमक को हम डिवाइड करते हैं 4 रीजन्स के अंदर। एक रीजन कहलाता है कार्डिया, जो बिल्कुल इसोफेगस जहाँ पे एंटर होता है वो रीजन कार्डिया कहलाता है। देन दिस रीजन इज नोन एज द फंडस, दिस रीजन इज नोन एज द बॉडी, एंड जो लास्ट एरिया है दिस इज नोन एज द पाइलोरस। तो ये 4 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड होता है। इसोफेगस ओपन होता है कार्डिया के अंदर, और यहाँ पे जो स्फिंक्टर है उसे आप लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। फंडस जो है वो अपर कर्व पार्ट है जो मैंने बता दिया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फंडस के अंदर ही हमें एक गैस बबल नजर आता है। अगर आप एक्सरे के ऊपर देखेंगे तो ये चेस्ट एक्सरे अगर आप देखें तो इस एक्सरे के अंदर ये वाला पार्ट जो है दिस इज द स्टमक, और इसके अंदर ये जो ब्लैकिश शैडो है दिस इज नोन एज द गैस्ट्रिक बबल, ठीक है। तो स्टमक के अंदर जिस एरिया के अंदर ये बबल नजर आता है, ये एयर नजर आती है, वो असल में फंडस होता है। तो ये फंडस पार्ट है कि जिसके अंदर आपको एयर नजर आती है, ठीक है। कहाँ थे हम? तो जो अपर कर्व पार्ट है वो आपका जो है वो फंडस कहलाता है, और इसके अंदर जो है वो गैस बबल नजर आता है आफ्टर अ मील। इसके अलावा लार्जेस्ट पार्ट जो है वो आपका सेंट्रल पार्ट है जिसको आप बॉडी कहते हैं। ये इंजेस्टेड फूड के लिए रिजर्वॉयर के तौर पे बिहेव करता है, यानी यहाँ वो स्टोरेज होती है जो कि फूड की होती है। लोअर मोस्ट पार्ट जो है वो आपका पाइलोरस है। पाइलोरस जो है उसके थ्रू चीजें जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो मूव करके जाता है ड्यूडेनम के अंदर, और उसके दरमियान में जो दीवार है, जो रास्ता है, जो दरवाजा है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाता है। अगेन स्टमक की जो वॉल है वो 4 लेयर्स की बनी हुई होती है। जो इनर मोस्ट लेयर है उसे आप म्यूकोजा का नाम देते हैं। ये म्यूकोजा जो है वो यहाँ पे थिक होती है, मतलब बाकी इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोजा इतनी थिक नहीं हो शायद, लेकिन यहाँ पे ज्यादा थिक होती है, और इसके अंदर ट्यूबुलर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। म्यूकोजा के नीचे एक लेयर होती है विच इज नोन एज सब म्यूकोजा, और जिस तरह हमारे पास एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरह सब म्यूकोजा के अंदर भी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं जो कि म्यूकोजा को सप्लाई देती हैं। सब म्यूकोजा के नीचे जो है वो मस्कुलर लेयर होती है जिसे मस्कुलरिस एक्सटर्ना कहते हैं। मस्कुलरिस एक्सटर्ना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस म्यूकोजा के अंदर भी एक बहुत बारीक सी मसल की लेयर होती है जिसे मस्कुलरिस म्यूकोजा कहते हैं। तो ये चूंकि बाहर है उससे, तो ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना कहलाती है। 3 लेयर्स हमारे पास स्मूथ मसल के हैं। ऊपर हमने देखा था 2 लेयर्स थी, एक सर्कुलर मसल थे, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल थे, और यहाँ पे जो है वो एक एडिशनल लेयर है, उसे ऑब्लिक लेयर कहते हैं। वो सबसे अंदर की तरफ होती है, इनर मोस्ट, वो ऑब्लिक लेयर होगी। उसके बाद एक मिडिल सर्कुलर लेयर होगी और एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगी। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल लेयर। इसके अंदर मसल फाइबर इस तरह से होंगे, ठीक है। एक सर्कुलर लेयर होगी जिसके अंदर मसल फाइबर इस तरह से होंगे, और एक ऑब्लिक लेयर होगी जिसके अंदर टेढ़े मसल फाइबर्स होंगे। और जो आउटर लेयर है वो आपकी सेरोजा होगी। सेरोजा जो है वो भी एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जो कि मूवमेंट जो है उसको फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस करता है। अच्छा, अगर आप किसी भी एम्प्टी स्टमक को देखें तो एम्प्टी स्टमक जो है उसके अंदर आपको म्यूकोजा के फोल्ड नजर आएंगे जिन्हें रुगे या रुगाए कहते हैं। ये क्यों होते हैं? जो आपकी मस्कुलरिस म्यूकोजा है, यानी जो म्यूकोजा के अंदर एक मसल की लेयर है, ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं। अगर इस इमेज के अंदर हम देखें, ये जो फोल्ड नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो अंदर की तरफ फोल्ड नजर आ रहे हैं, दीज आर नोन एज रुगे,
और ये जो मस्कुलरिस म्यूकोजा होती है उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एम्प्टी स्टमक के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नजर आते हैं। आज जो हमारे पास म्यूकोजा है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक पिट्स का नाम देते हैं। कुछ गड्ढे से मौजूद होते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक पिट्स का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये असल में इन्वेजिनेशंस है। दिस इज द म्यूकोजा। तो म्यूकोजा की इन्वेजिनेशंस है, अंदर की तरफ म्यूकोजा जा रही होती है और ये इस तरह से गड्ढे बनाती है जिनको आप गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं। तो ये म्यूकोजा की एपिथेलियम है। तो ऊपर की तरफ तो आपकी एपिथेलियम ही होती है और नीचे की तरफ जो बेस होता है इन गैस्ट्रिक पिट्स का, वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें आप ट्यूबुलर ग्लैंड्स का नाम देते हैं, जो कि स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं और यहाँ से डिफरेंट तरह का मटेरियल जो है वो सीक्रेट हो रहा होता है। दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ अ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, ये हमारे पास ये पूरा जो है ये गैस्ट्रिक पिट है। ठीक है, और यहाँ से जो है ये डिफरेंट कलर का जो बनाया हुआ है, दिस इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये इस गैस्ट्रिक ग्लैंड की एक सेगमेंट जो है ये बड़ा करके दिखाया है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ टाइप के सेल्स हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे। अब ये जो फनल शेप इन्वेजिनेशंस है, ये फनल की तरह की जो इन्वेजिनेशंस है, ये मैंने बता दिया कि ये कंटिन्यूअस है एट द बेस विद द ट्यूबुलर ग्लैंड। खैर, म्यूकोजा के अंदर एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें म्यूकॉइड सेल्स कहते हैं। ये थ्रू आउट मौजूद होते हैं पूरी म्यूकोजा के अंदर और ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस। और इस म्यूकस के अंदर जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस भी मौजूद होते हैं। जो गैस्ट्रिक म्यूकस जो होता है वो असल में ग्लाइकोप्रोटीन होती है। व्हाई डू वी नीड म्यूकस इन द स्टमक? तो म्यूकस जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो कि HCl जो भी रिलीज होता है इस कैविटी के अंदर उससे अपनी वॉल को बचाता है। ये जो दीवार है स्टमक की, ये भी असल में लिविंग मटेरियल से बनी हुई है। इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और लिपिड भी है। हम ये चाह रहे हैं कि जो इसके अंदर खाना आता है, इसको हम ग्रीन कलर से बनाते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो इसके अंदर ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है HCl जो है वो सिर्फ इसके ऊपर एक्ट करे और सिर्फ इसको तोड़े। बाकी ये जो रेड हिस्सा है जो कि असल में स्टमक की वॉल है, HCl इसको ब्रेक ना करे। तो वी नीड अ बैरियर। सो दिस इज द लेयर ऑफ द स्टमक। ठीक है, दिस इज द फूड पार्टिकल। सो वी नीड समथिंग जो कि इन दोनों के दरमियान में हो। तो इन दोनों के दरमियान में फिर एक लेयर आ जाती है जो कि म्यूकस की होती है। और ये म्यूकस के जो ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के अंदर ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, असल में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की एक लेयर है और इसके साथ इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद होते हैं। तो ये जो भी HCl है वो उसको इसके ऊपर एक्ट करने देते हैं, लेकिन उस HCl को पेनिट्रेट करके स्टमक की जो वॉल है उसको डिस्ट्रॉय करने से रोकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई, चूंकि यहाँ पे थिक लेयर होती है इस म्यूकोजा की, तो स्टमक जो है वो प्रोटेक्टेड है। जो एसोफेगस है उसके अंदर इतनी थिक लेयर नहीं होती, एसोफेगस के पास इतनी प्रोटेक्शन नहीं होती। तो अगर ये एसिडिक फूड जो है ये एसोफेगस के अंदर जाता रहेगा मुसलसल, तो उसको वो डैमेज कर देता है। तो गैस्ट्रिक म्यूकस जो है, ये म्यूकस की जो लेयर है ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो लुब्रिकेशन का काम भी करता है, फूड को जो है वो सॉफ्ट करने का काम भी करती है ये म्यूकस की लेयर। और दूसरा ये प्रोटेक्ट भी करती है स्टमक को, किससे? HCl से। और जो भी उसके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो भी एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं उसे तोड़ते हैं, इन दोनों से जो है वो इसको प्रोटेक्ट करती है। तो एक तरह का बैरियर बनाती है जो कि ना तो HCl को स्टमक की वॉल तक जाने देता है और ना ही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को। यही वजह है कि जिनके अंदर ये म्यूकस की जो लेयर है ये या तो डिफेक्टिव हो, या तो बन नहीं रही हो सही से, या फिर कोई ऐसी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कुछ दर्द की दवाएं होती है जिनको हम एनसेड्स कहते हैं, जिसमें आपकी ये ब्रोफिन आ जाती है, या फिर आपकी वोल्ट्रॉल आ जाती है, वॉरेन आ जाती है, या फिर आपकी जो एस्पिरिन है ये आ जाती है। तो ये एक कैटेगरी की दवाएं होती है जिनको एनसेड कहा जाता है। तो एनसेड जो लोग मुसलसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके अंदर ये जो प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है ये वीक हो जाता है। इसी वजह से उनके अंदर स्टमक में अल्सर्स बन जाते हैं, क्योंकि इनके अपने जो एंजाइम्स हैं या जो HCl है वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है स्टमक की वॉल को। ठीक है, तो ये जो म्यूकस की लेयर है ये असल में प्रोटेक्शन का रोल जो है वो प्ले करती है। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड जो प्रेजेंट होते हैं म्यूकोजा में। म्यूकोजा तो पूरे के पूरे स्टमक के अंदर है ना। ये जो स्टमक की सबसे अंदर वाली लेयर है, पूरे स्टमक की जो अंदर वाली लेयर है वो म्यूकोजा कहलाती है। लेकिन कहाँ की म्यूकोजा के अंदर कौन से ग्लैंड्स मौजूद हैं उसकी बेसिस के ऊपर आप डिवाइड कर सकते हैं एरियाज को। तो हिस्टोलॉजिकली का मतलब टिश्यू के लेवल के ऊपर हम जो है ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला रीजन जो है वो है कार्डिया।
कार्डिया के अंदर जो है वो कार्डियक ग्लैंड्स होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ म्यूकस सीक्रेट करते हैं, यानी वो हिस्सा कि जहाँ पे एसोफेगस एंटर होता है स्टमक के अंदर, वहां पे जो ग्लैंड्स मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूकस सीक्रेट कर रहे हैं। जो सेकंड रीजन है वो है फंडस और कॉर्पस, यानी बॉडी वाला रीजन है। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रॉपर मौजूद होते हैं या जिन्हें फंडिक ग्लैंड्स कहा जाता है। यहाँ के जो ग्लैंड्स हैं वो म्यूकस भी सीक्रेट करते हैं और म्यूकस के अलावा यहाँ पे अदर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि दूसरा मटेरियल भी रिलीज कर रहे होते हैं, क्योंकि यही वो पार्ट है कि जहाँ से गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज हो रहा होता है। तो इसमें एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें पैराइटल सेल्स कहते हैं। कहाँ पे? फंडस में और बॉडी में। फंडस और बॉडी की जो म्यूकोजा है वहां पे जो ग्लैंड्स है उनमें ये वाले सेल्स भी मौजूद हैं, पैराइटल सेल्स या ऑक्सिंटिक सेल्स कहलाते हैं। दीज आर द वन जो कि HCl रिलीज करते हैं। तो HCl जो है वो पैराइटल या ऑक्सिंटिक सेल से आता है। ये दोनों एक ही सेल के दो नाम है। अच्छा, इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये एक तरह का केमिकल होता है जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन का रोल प्ले करता है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो किसी के अंदर तो उसके अंदर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो B12 जो है वो आपके रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए भी चाहिए होता है। इसी वजह से कि जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी होती है उनके अंदर खून कम हो जाता है, जिसको एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया की एक टाइप जो है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। और दूसरा ये है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, या फिर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जितने भी वायर्स हैं जिनको नर्व्स कहते हैं, उनकी फंक्शनिंग के लिए भी विटामिन B12 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन होती है उसके लिए जो चीज जरूरी है वो इंट्रिंसिक फैक्टर है, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो इन्हीं सेल से आता है, पैराइटल सेल से या ऑक्सिंटिक सेल से। तो दो चीजें रिलीज कर रहे हैं, एक HCl रिलीज कर रहे हैं जिसकी pH जो है वो 1.5 to 2.5 है, विच इज वेरी एसिडिक, और दूसरा ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कर रहे हैं चीफ सेल्स। दूसरी टाइप पैराइटल सेल्स, दूसरी टाइप के जो सेल्स हैं विच आर नोन एज चीफ सेल्स या जिन्हें जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं, ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको पेप्सिनोजन कहते हैं। पेप्सिनोजन जो है ये असल में एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है और इसको जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा जिसका नाम है पेप्सिन, और उस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने वाली जो चीज है वो HCl ही है। तो HCl जो रिलीज होता है वो इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, एंजाइम इनएक्टिव है इसका मतलब क्या मतलब है, या फिर इसकी जो है ये क्या कहते हैं, प्रोटो नहीं कहते, खैर मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब होता है, असल में एंजाइम की कोई ना कोई एक्टिव साइट होती है, ठीक है। तो मान लें कि अगर ये एक्टिव साइट किसी चीज से कवर्ड है तो ये एंजाइम जो है ये अभी इनएक्टिव है, तो HCl क्या करेगा, HCl आके इसकी ये जो एक्टिव साइट के ऊपर पड़ी हुई प्रोटीन का हिस्सा था या जो भी पॉलीपेप्टाइड्स थे उनको यहाँ से क्लीव कर देगा, उनको यहाँ से काट देगा। तो ये एंजाइम जो है इसकी एक्टिव साइट खुल जाएगी, और जब इसकी एक्टिव साइट खुल जाएगी तो ये पेप्सिनोजन नहीं रहेगा बल्कि पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एंजाइम की एक्टिवेशन का काम करता है। इसके अलावा हमारे पास पाइलोरस है। पाइलोरस जो है वो डिस्टल रीजन है, आखिरी रीजन है। पाइलोरस के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकस भी सीक्रेट करते हैं और गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिन असल में एक हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक एसिड जो है, स्टमक का जो फ्लूइड है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाता है। गैस्ट्रिन जो है वो दो तरह के स्टिमुलाई के ऊपर रिलीज होता है। पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, बस कहीं पे पेज है यहीं पे कर लेता हूं। तो हमारे पास स्टमक के अंदर तीन तरह के रीजन्स हैं, ठीक है। एक कार्डिया है, ठीक है, एक आपके पास फंडस और बॉडी, और तीसरा जो है आपके पास ये F है, ठीक है, और तीसरा जो है पाइलोरस है। कार्डिया के अंदर म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स है, पाइलोरस के अंदर म्यूकस सीक्रेटिंग सेल है, और साथ में यहाँ पे गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा है, सही है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। गैस्ट्रिन क्या करेगा, गैस्ट्रिक एसिड जो है उसको बढ़ाएगा, यानी मोर एंड मोर HCl जो है वो रिलीज करवाएगा, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड। फंडस जो है इसके अंदर असल में तीन तरह के वो हैं, सेल्स हैं। एक म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक इसके अंदर पैराइटल सेल्स हैं या जिन्हें ऑक्सेंटिक सेल भी कहा जाता है, वो HCl रिलीज कर रहे हैं, और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। और तीसरे हमारे पास हैं जिन्हें चीफ सेल कहते हैं या जाइमोजन सेल कहते हैं, और ये क्या रिलीज कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जा रहा है पेप्सिन में बाय दी HCl।
ठीक है, यहाँ तक ओके है। अच्छा, अब आ जाते हैं जो गैस्ट्रिन है, जो कि एक हार्मोन है। हार्मोन्स जो है ये असल में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी एक जगह से निकलते हैं और वो दूसरी जगह जाके मैसेज देते हैं कोई काम होने का। एक होता है एंजाइम, एंजाइम तो खुद काम कर रहा होता है, खुद एक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जबकि हार्मोन्स असल में केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि जाके किसी ऑर्गन को, किसी स्ट्रक्चर को बताते हैं कि भाई फला काम होना है। तो गैस्ट्रिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि स्टमक से ही रिलीज हो रहा है और स्टमक के पास वापस आता है ब्लड में घूम के, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो ब्लड में ट्रैवल करते हैं, तो ब्लड में घूम के वापस आता है और गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ाता है। ये जो HCl वगैरह है इनकी प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो अब ये जो गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा है, इसके लिए कोई भी हार्मोन जब रिलीज होता है तो उसके लिए कोई ना कोई स्टिमुलस होता है, कोई ना कोई उसके लिए क्लू होता है कि उसे कब रिलीज होना है। तो दो स्टिमुलाई हैं। पहला स्टिमुलाई है डिस्टेंशन। जब खाना आपके स्टमक के अंदर आता है तो स्टमक का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि स्टमक किसी चीज से भर रहा है। तो डिस्टेंट जब होता है, फैलता है जब स्टमक, तो ये एक मैसेज होता है गैस्ट्रिन की रिलीज के लिए। तो गैस्ट्रिन रिलीज होता है और गैस्ट्रिन रिलीज होकर क्या करवाता है, गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करवाता है, क्योंकि जाहिर है अगर स्टमक डिस्टेंड हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ खाना है जिसको आपने क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। तो पहला स्टिमुलस जो है वो है डिस्टेंशन ऑफ स्टमक। सेकंड जो है वो है पीएच का बढ़ना। बढ़ने का मतलब ये है कि बेसिक होना। स्टमक की पीएच जो है वो आपकी एसिडिक होती है, ठीक है। अगर खाना आएगा तो वो क्या करेगा, वो इस पीएच को खराब कर देगा, तो इसकी वजह से पीएच जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, एसिडिक से बेसिक हो जाएगी। तो ये भी एक मैसेज होता है किसके लिए, गैस्ट्रिन रिलीज करने वाले सेल्स के लिए। वो पीएच को मुसलसल चेक कर रहे होते हैं। तो जैसे ही उन्हें नजर आता है कि पीएच बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज आई है जिसने पीएच को बढ़ा दिया है। तो अब उस चीज को डिसॉल्व करना है, उस चीज को डाइजेस्ट करना है, तो पीएच दोबारा कम करनी पड़ेगी। पीएच कम करने के लिए क्या होगा, गैस्ट्रिन को रिलीज किया जाएगा, गैस्ट्रिन जाके एसिड रिलीज करवाएगा, एसिड रिलीज होगा तो पीएच दोबारा से एसिडिक हो जाएगी, ठीक है, और खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो खाना जब एंटर होता है स्टमक के अंदर तो वो डिक्रीज करवाता है एसिडिक एनवायरनमेंट में। एसिडिक एनवायरनमेंट डिक्रीज करवाने का मतलब पीएच बढ़ा देता है। तो ये दो स्टिमुलस होते हैं जो कि सेल्स को, गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और वो गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं। अदर देन गैस्ट्रिन देयर आर सम अदर सेल्स जो कि एंडोक्राइन सेल्स कहलाते हैं, जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। उनमें से एक हार्मोन है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। तो ये भी गट से सीक्रेट होता है। सेरोटोनिन ब्रेन के अंदर भी होता है, इसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। आपकी खुशी के लिए जो है वो, आपकी हैप्पीनेस के लिए सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेरोटोनिन गट के अंदर भी रिलीज होता है और ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन इनहिबिट करवाता है। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन, कुछ इनहिबिट करते हैं, तो ये सेरोटोनिन जो है वो इनहिबिट करवाता है। ओके, सो आप प्रोसेस को देख लेते हैं कि किस तरह से मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर। तो जैसे ही खाना एंटर होता है, दोनों तरह की डाइजेशन जो है, मैकेनिकल और केमिकल, दोनों तरह की डाइजेशन साइमल्टेनियसली स्टार्ट होती है। मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिकल तो आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, जो कि 3 लेयर्स हैं मसल्स की, ऑब्लिक, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो कंप्रेस हो रहा होता है। केमिकली अगर हम बात करें तो इवन खाना स्टमक में पहुंचने से पहले ही, जब आपने खाना जो है वो देखा था या फिर खाना जो है खाने के बारे में सुना था या फिर उसकी स्मेल आई थी या फिर उसको टेस्ट किया था, तो आपके स्टमक को जो है वो पता लग गया था और गैस्ट्रिन जो है वो रिलीज हो गया था, या फिर गैस्ट्रिक एसिड जो है वो उसकी, सॉरी, गैस्ट्रिन नहीं रिलीज हुआ था, गैस्ट्रिक एसिड जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। वो कैसे हुई थी, जो गैस्ट्रिक एसिड है ना, उसकी प्रोडक्शन 2-3 चीजों से होती है। एक तो हमने पढ़ा था गैस्ट्रिन, ठीक है, यहाँ पे बनाता है। तो ये वो सेल है जो कि आपका गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि HCl प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके, ठीक है, HCl है या जो भी एंजाइम है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके ऊपर 3 चीजें जो है वो वर्क करती हैं। एक तो हमने पढ़ लिया था गैस्ट्रिन, ठीक है, गैस्ट्रिन आता है और इससे मोर एंड मोर गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करवाता है, ठीक है। दूसरी जो 2 चीजें हैं उनमें एक होता है हिस्टामिन, ये भी एक केमिकल होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हिस्टामिन जो है ये भी आपका जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है आपका, और तीसरी चीज जो कि आपका गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ाती है वो है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक केमिकल होता है जो कि न्यूरॉन्स जो हैं हमारे वो रिलीज करते हैं, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एसिटाइल कोलिन जो रिलीज होता है, अगर एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज होगा तो ये भी इस सेल को बोलेगा कि आप गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होता है, मैंने पहले ही बताया था कि नर्वस सिस्टम की 2 टाइप्स हैं।
एक को आप कहते हैं सोमैटिक जो कि आपके कंट्रोल में होता है, और एक को आप कहते हैं ऑटोनॉमिक जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, तो ये जो जितना भी जीआईटी है, जितना भी आपका ब्लैडर का कंट्रोल है, ये जो भी आपका पिपिलरी मसल्स हैं, आई के मसल्स हैं अंदर वाले, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो भी ब्लड वेसल्स के मसल्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो सारा का सारा नर्वस सिस्टम जो इन्हें कंट्रोल कर रहा होता है खुद से, वो ऑटोनॉमिक कहलाता है। ऑटोनॉमिक की फर्दर दो डिविजन्स होती हैं, एक को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक और एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक। ठीक है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ना 5 हिस्से होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, पीछे जो भी जितनी भी वर्टिब्रा हैं उनके 5 हिस्से होते हैं। ये 7 जो है, ऊपर वाली 7 जो है ये सर्वाइकल कहलाती हैं, फिर यहाँ पे 12 होती हैं ये थोरैसिक कहलाती हैं, फिर यहाँ पे 5 होती हैं वो लंबर कहलाती हैं, फिर यहाँ पे 5 होती है जो सैक्रल कहलाती हैं, और यहाँ पे 4 होती हैं जो कॉक्सिजियल कहलाती हैं। ठीक है, ये वर्टिब्री होती हैं, पूरा वर्टिब्रल कॉलम है जो मैंने बहुत छोटा करके बनाया है। तो यहाँ से ना नर्व्स निकल रही होती हैं बहुत सारी, जो कि स्पाइन से निकलती हैं, वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। उनमें जो थोरैसिक और लंबर होती हैं, यानी इस रीजन से, आपके चेस्ट के रीजन से, ठीक है, और आपके जो उसके नीचे वाला हिस्सा है लंबर रीजन, यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं ये मिलकर आपका बनाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सैक्रल रीजन से, यहाँ से नीचे वाले हिस्से से और ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती हैं, वो मिलकर आपका बनाती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा रिलैक्स स्टेट के अंदर एक्टिवेटेड होता है। ठीक है, जिस वक्त हमारे ऊपर कोई डेंजर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, उस वक्त जो मेनली हमारा जो नर्वस सिस्टम एक्टिव हो रहा होता है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो फाइट और फ्लाइट की डेंजरस सिचुएशन के अंदर एक्टिवेट होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व होती है जिसको वेगस नर्व कहते हैं। वेगस नर्व के मल्टीपल फंक्शन है और उसमें से एक फंक्शन जो है वो इसका डाइजेशन से रिलेटेड है। तो ये पूरा बताने का मकसद ये था। तो जब आपने खाने के बारे में सोचा या देखा या फिर उसे टेस्ट किया, तो ब्रेन जो है उसके अंदर सिग्नल ट्रांसमिट हुए और वेगस नर्व जो है यहाँ पर वो रोल प्ले करती है। तो वेगस नर्व जो है उसके थ्रू मैसेज जाता है और वो जाके जो है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है, और एसिटाइलकोलिन जो है वो क्या करवाना शुरू करता है, वो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन करवाना शुरू करता है। तो ये एक तरह से हो गया गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन। दूसरा ये कि जब खुद खाना जाएगा तो स्टमक डिस्टेंड होगा, स्टमक का साइज बढ़ेगा, और डिस्टेंशन इटसेल्फ मैसेज होता है किस चीज के लिए, गैस्ट्रिन हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए। और गैस्ट्रिन हार्मोन जब रिलीज होगा तो फिर ये ब्लड में जाएगा और ब्लड से स्टमक के पास जाएगा और स्टमक के पास जाके गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है, वेगस नर्व जो है ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो है जो कि रिलैक्स सिचुएशन के अंदर आपका मेनली एक्टिव होता है। ठीक है, वेगस नर्व जो है उसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, उसमें एक जो है वो डाइजेशन है जो कि अभी हमने देख लिया। इसके अलावा इम्यून रिस्पांस के अंदर आपका हार्ट रेट कंट्रोल करना जो है वो भी वेगस नर्व जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। अगर वेगस नर्व बहुत ज्यादा काम करने लग जाए तो हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है, जिसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, तो वेगस नर्व का काम यहाँ पे हम डाइजेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। जो गैस्ट्रिन रिलीज हुआ है स्टमक के डिस्टेंड होने से, गैस्ट्रिन जो रिलीज हुआ है वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद स्टमक के पास वापस आएगा और स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको बोलेगा कि मोर एंड मोर गैस्ट्रिक जूस रिलीज करे स्टमक के लुमेन के अंदर, यानी स्टमक की स्पेस के अंदर। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या है, HCl है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और दूसरा हमारे पास पेप्सिनोजन है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके 2-3 काम है। एक तो ये खाने को सॉफ्ट करता है, लुब्रिकेट करता है, सॉफ्ट करता है। दूसरा ये है कि चूंकि ये एसिड है तो ये बैक्टीरिया को किल करता है, जर्म्स को किल करता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और तीसरा ये पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, लार्ज प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन के स्मॉलर हिस्सों के अंदर, जिनको आप पेप्टोन्स कहते हैं। असल में अमाइनो एसिड्स जो है उनसे मिलकर जो है वो एक चेन बनती है जिसको आप पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चेन है ये पॉलीपेप्टाइड है। अब हो सकता है एक प्रोटीन के अंदर खाली एक चेन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोटीन में एक से ज्यादा चेन्स हो। तो जो भी प्रोटीन है उसको इन चेन्स में तोड़ना, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर तोड़ना जो है ये काम होता है पेप्सिन का।
अच्छा, स्टमक जो है वो खुद क्यों नहीं टूटता, स्टमक की अपनी वॉल जो है वो भी तो प्रोटीन से बनी हुई है, वो क्यों नहीं टूटती, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो म्यूकस की कोटिंग होती है वो इसको एक्ट करने से रोकती है, उसके ऊपर दीवार के ऊपर, वो स्टमक की वॉल के ऊपर इस HCl को एक्ट करने से रोकती है। अब मजे की बात यह है कि जो HCl रिलीज हो रहा है स्टमक के अंदर, उसकी जो pH है वो 1.5 से 2.5 है, यानी ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। pH का जो स्केल होता है हमारे पास वो 0 से स्टार्ट होता है और वो 14 तक जाता है। 7 जो है वो इसमें न्यूट्रल पॉइंट होता है, 7 से नीचे एसिडिक इस तरफ, और 7 से ऊपर 14 तक बेसिक। तो 1.5 से 2.5 यहाँ पे कहीं पे आता है, तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो स्टमक के अंदर जो जूस है, जो HCl है, वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, उसकी pH 1.5 to 2.5 है। जबकि जो म्यूकोजा की लेयर है, जो कि आपने म्यूकस से कवर की हुई है, उसकी pH कितनी है, उसकी pH 7 है। उसकी वजह क्या है, उसके अंदर बाइकार्बोनेट मौजूद है, और बाइकार्बोनेट जो है वो इसको बेसिक की तरफ रखता है, तो वो इसको तकरीबन न्यूट्रल की तरफ रखता है। तो ये जो pH है ये असल में प्रोटेक्ट कर रही होती है स्टमक की वॉल को HCl से। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी सीक्रेशन 3 चीजों से कंट्रोल हो रही है। तो जो एसिटाइल कोलिन है वो असल में न्यूरॉन से आ रहा है, नर्व से आ रहा है, तो ये कंट्रोल न्यूरोनल हो गया। मैकेनिकल कैसे है, क्योंकि जब स्टमक डिस्टेंड होता है तो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है, और गैस्ट्रिन आके गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो ये मैकेनिकल हो गया। और हार्मोनल क्या है, आपका जो केमिकल है वो भी हिस्टामिन जो है वो भी एक केमिकल है, उसके थ्रू भी, और गैस्ट्रिन इटसेल्फ जो कि हार्मोन है, एक तो मैकेनिकल डिस्टेंशन से डायरेक्टली भी प्रोड्यूस हो रही थी गैस्ट्रिक एसिड की सीक्रेशन, और दूसरा ये कि गैस्ट्रिन जो है, जो हार्मोन रिलीज होता है इस डिस्टेंशन की वजह से, तो ये भी गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो 3 तरह से आपका जो गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज हो रहा है, उसके लिए जो स्टिमुलस है, उसके लिए जो मैसेजेस हैं वो 3 तरह से। इन्फेंट्स के अंदर एक और तरह का एंजाइम होता है जिसको रेनिन या फिर काइमोसिन कहते हैं, ये सीक्रेट होता है इन्फेंट्स के अंदर, और ये क्या करता है, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होती है केसिनोजन, तो ये सॉल्युबल होती है। जब ये सॉल्युबल होती है तो जो एंजाइम्स हैं उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, तो ये कन्वर्ट करता है उसको इनसॉल्युबल प्रोटीन्स के अंदर। तो जब ये इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर पेप्सिन इसे तोड़ सकता है। पेप्सिन जो है वो इस सॉल्युबल प्रोटीन के ऊपर काम नहीं कर सकता, तो जब ये इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है बाय दिस एंजाइम, तो फिर पेप्सिन इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है और पेप्सिन इसे ब्रेक कर सकता है। तो ये तो हो गई केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो स्मूथ मसल से होती है, जो कि हमने पहले ही बात की थी कि 3 लेयर है। सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो कि ऑब्लिकली ओरिएंटेड मसल्स है, तो ऑब्लिक मसल हो गए। मिडिल लेयर है जो कि सर्कुलर मसल्स की, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो सबसे आउटर है। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो फूड को मिक्सअप करने का काम करती है, और ग्राइंड करने का या चर्न करने का काम करती है। स्टमक से फूड जो है वो फिर आगे ड्यूडेनम के अंदर जाती है, और स्टमक के अंदर जो पेस्ट लाइक मटेरियल बन जाता है उसको हम काइम का नाम देते हैं। काइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता रहता है इस इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर, जिसको आप ड्यूडेनम का नाम देते हैं। किसके थ्रू होता है, जो कि एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगेन मैकेनिकल डाइजेशन का काम क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन असल में सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि केमिकल डाइजेशन या केमिकल एक्टिविटी जो है वो बेहतर हो सके और केमिकल्स जो है वो उसके ऊपर काम कर सके। ये तो हो गया डाइजेस्टिव रोल। स्टमक मेनली जो है वो डाइजेस्टिव है, बट बहुत ही माइनर रोल है इसका एब्जॉर्प्शन के अंदर, बहुत माइनर, कोई बहुत अच्छा रोल नहीं है। असल में जो एब्जॉर्प्टिव रोल है वो इंटेस्टाइन का है, बट बहुत ही माइनर रोल एब्जॉर्प्शन के अंदर भी है, जिसके अंदर इट कैन एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, कुछ बहुत ही थोड़ा ग्लूकोज और कुछ अमाइनो एसिड और कुछ फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, बट मेनली इट्स नॉट एन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन। असल में ये डाइजेस्टिव ऑर्गन है। एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन जो है वो इंटेस्टाइन है, जिसकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।